हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट का सेट पेपर। इसके कुछ क्वेश्चंस हम सेट जो है डिस्कस करेंगे। ये 100 मार्क्स का जो है पेपर था, जिसमें आपको 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जो अटैम्प्ट करना था और ईच क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 2 मार्क्स है। 75 मिनट का ये पेपर होता है। तो इसके कुछ क्वेश्चन हम जो है अटैम्प्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करस्पॉन्ड्स टू रूट ऑफ आयोटा वेयर आयोटा इज इक्वल टू रूट ऑफ -1। हमें बताना है कि यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रूट ऑफ आयोटा की इक्वल है। तो देखिए, हम यहाँ पर रूट ऑफ आयोटा को जो कन्वर्ट कर लेते हैं। वी कैन राइट स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा एज 2 आयोटा अपॉन 2 एंड देन वी कैन राइट इट 1 plus 2 iota minus of 1 divided by 2 and its square root. Now again we can write this -1 as iota square, so value will be 1 plus 2 iota minus of iota square, sorry, it will be plus of iota square root and divided by 2. So numerator value will be 1 plus iota whole square divided by 2 and its square root. So resultant value will be 1 plus iota divided by 2 and its whole square root. So our option is right here. Our second question is the eigen values of the matrix. हमें यहाँ पर एक मैट्रिक्स गिवन है, इसकी हमें आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है। सो फ्रेंड, आइगन वैल्यू देखिए, हम यहाँ पर फाइंड जो है केले हैमिल्टन इक्वेशन से भी कर सकते हैं, और इसका एक दूसरा तरीका भी है जिसको हम यहाँ पर ऑप्शन से इजीली जो है आइगन वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पर आपके पास में थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग जो है हम यहाँ पर इसकी डिटर्मिनेंट वाली वैल्यू फाइंड करते हैं, नेगेटिव ऑफ आयोटा। तो यहाँ पर हम जो है इस वाले रो के करस्पॉन्डिंग फाइंड कर रहे हैं। देन इन वैल्यू को यहाँ पर हम जो है नेगलेक्ट कर देंगे एंड आयोटा को जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस, एंड देन नेगेटिव आयोटा को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 0। देन ओवरऑल वैल्यू जो आपके पास में आएगी वो आएगी नेगेटिव ऑफ आयोटा स्क्वायर, जो कि आपके पास में हो जाएगा नेगेटिव एंड नेगेटिव ऑफ 1, दैट विल बी 1। यानी कि यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट आया है हमारे पास में मैट्रिक्स का आया है 1। ठीक है फ्रेंड, ये इसका डिटर्मिनेंट हमें मिला है 1। तो जो रूल है वो रूल ये कहता है कि अगर आपके पास में कोई मैट्रिक्स है और उसकी आइगन वैल्यूज अगर आपके पास में है, जैसे कि यहाँ पर आपके पास में 3/3 की जो है मैट्रिक्स है, देन 3/3 की जो आइगन वैल्यूज है वो लेट कीजिए आपके पास में इस तरीके से है λ1, λ2 एंड λ3। देन इन सभी का जो सम होगा आपके पास में वो इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। ये रूल है फ्रेंड, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो अगर आपके पास में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आई है तो आप इन सबको सम करके देखिए। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि यहाँ पर आपके पास में ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल हो रही है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। और ये वाली वैल्यू आपके पास में होगी आयोटा एंड -1 एंड -ऑफ आयोटा के इक्वल होगी। सो ये भी आपके पास में -1 के इक्वल आ रहा है, ये भी सही आंसर नहीं है, राइट आंसर नहीं है। और ये भी देखिए यहाँ पर जो है सम 0 आ रहा है, यानी ये भी राइट आंसर नहीं है। बट यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पर आयोटा एंड माइनस आयोटा को अगर ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, देन वैल्यू मिलेगी में 1, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें यहाँ बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन जो है वो वैलिड है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ये हमारे पास में हमें जो है फंक्शन गिवन है, इसका हमें आप देख पा रहे हैं कि 2 टाइम जो है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और 2 टाइम हम इसका वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। देन ऑप्शन ए का अगर हम 2 टाइम अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, देन अभी वैल्यू मिलेगी, फर्स्ट टाइम वैल्यू मिलेगी 2x एंड सेकेंड टाइम वैल्यू मिलेगी 2। और जब हम इसका वाई के रिस्पेक्ट करेंगे, देन वैल्यू मिलेगी हमें फर्स्ट टाइम नेगेटिव ऑफ 2y एंड सेकेंड टाइम नेगेटिव ऑफ 2। और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जब हम इनका सम करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 0।
बाकी और सभी ऑप्शन से आप ट्राई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में वैल्यू जो है यहाँ पर इनका सम जो है 0 नहीं आएगा, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। बहुत ईजी तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता था। अगली हमारी प्रॉब्लम है लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन से। क्वेश्चन है फॉर द लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है इन जनरल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट। हमें ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए जो है वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है नॉर्मलाइज करेंगे, यानी कि इसको नॉर्मल कंडीशन में हम चेंज करेंगे। तो इसे लिख सकते हैं हम y डबल डैश माइनस ऑफ 2x डिवाइडेड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड लगा दिया है इक्वेशन में, प्लस n प्लस 1 y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फ्रेंड ये जो इक्वेशन हमारे पास में अब बन गई है y डबल प्राइम एंड प्लस ऑफ px y प्राइम प्लस qx y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास में इन जनरल फॉर्मेट इसका हो चुका है, यानी कि ये आपके पास में px की वैल्यू है नेगेटिव ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास में जो है ये qx की वैल्यू है। ठीक है फ्रेंड, तो जो ऑर्डिनरी पॉइंट निकालने का जो तरीका है वो आपके पास में रहेगा कुछ इस तरीके से कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर चेक करेंगे कि आपके पास में जो px है इसकी वैल्यू जब हम लिमिट पुट करते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास में हम यहाँ पर जो है आपके पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उन चारों की वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर जो है x टेंड्स टू 0 के लिए यहाँ पर पुट करके देखते हैं। तो अगर आपके पास में इसकी वैल्यू पुट करने पर अगर ये फाइनाइट वैल्यू आती है, और सिमिलरली अगर हम यहाँ पर qx के लिए भी करेंगे, यानी कि लिमिट x टेंड टू 0 के लिए अगर qx की वैल्यू अगर फाइनाइट आती है तो यही पॉइंट जो आपके पास में ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाएगा। तो ट्राई कीजिए, देखिए यहाँ पर आपके पास में x इज इक्वल टू जब आप 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, 0 आएगी, यानी कि px जो है यहाँ पर x टेंड टू 0 के लिए 0 हो जाएगा, और 0 एक फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है फ्रेंड, और सिमिलरली जब आप यहाँ पर qx में जब आप x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे देन वैल्यू आपको मिलेगी n प्लस 1 जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है, n एक नंबर है, तो n की वैल्यू के लिए फाइनाइट वैल्यू होगी qx की, तो ये भी एक फाइनाइट वैल्यू है। तो इस तरीके से x इज इक्वल टू 0 पर जो ये लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका आपके पास में दोनों पॉइंट px एंड qx जो आपके पास में फाइनाइट वैल्यू दे रहे हैं, यानी x इज इक्वल टू 0 इसका ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाएगा। बाकी वैल्यू जब हम पुट करते हैं, जैसे हमने x इज इक्वल टू 1 हमने पुट किया, तो px की जो वैल्यू है यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, यानी कि px जो वो टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि a पॉइंट आपके पास में यहाँ पर रॉन्ग रहेगा। सिमिलरली -1 जब पुट करेंगे देन की आपके पास में इनफाइनाइट हमें यहाँ पर मिलने वाली वैल्यू, और जब आप x इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करेंगे देन यहाँ पर देखिए x यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं इनफाइनाइट हो जाएगी वैल्यू, यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फाइनाइट वैल्यू हमें तीनों ऑप्शन से नहीं मिलेगी, सो ऑप्शन बी आपके पास में जो है राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर इज इक्वल टू 0 इन 3 डायमेंशनल स्पेस देन। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके पास में जो गिवन है वेक्टर, ये हमारे पास में इसको बोला जाता है ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ठीक है फ्रेंड, और इससे रिलेटेड वीडियो हम जो है बना चुके हैं, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाकर इससे रिलेटेड कंसेप्ट को समझ सकते हैं। हमने वहाँ पर बताया था कि ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो पैरेलल पाइप का वॉल्यूम जो है वो आपके पास में डिफाइन करता है। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये वॉल्यूम को जो इसका फिजिकल मीनिंग वॉल्यूम होता है, तो अगर इसकी वैल्यू 0 तो इसका मतलब वॉल्यूम यहाँ पर 0 होगा। और जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपके पास में यहाँ पर जो है वॉल्यूम 0 आ रहा है, इसका मतलब जो वेक्टर्स हैं ये आपके पास में को प्लेनर है, एक ही प्लेन में है। ठीक है, तो ए बी और सी वेक्टर आपके पास में को प्लेनर होंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है द डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस स्पान्ड बाय द रियल वेक्टर्स। हमें यहाँ पर 6 रियल वेक्टर्स गिवन है और हमें इसके डायमेंशन पूछिए, तो इजी तरीके से हम डायमेंशन बता सकते हैं। अगर हम रियल वेक्टर्स को काउंट कर लेते हैं देन वही हमारे पास में डायमेंशन होगी। लेकिन बस ध्यान ही रखना होता है कि अगर हम यहाँ पर 2 रियल वेक्टर्स को अगर यहाँ पर कंबाइन करते हैं, तो अगर इससे वेक्टर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आता है देन हमारे पास में एक वेक्टर से हम यहाँ पर कम कर देंगे।
तो जैसे कि आप यहाँ पर जो आपके पास में लास्ट वाला जो रियल वेक्टर, इसको अगर आप यहाँ पर इनमें ऐड करते हो देन वही आपके पास में जो है वेक्टर हमें वापस से मिल जाएगा। इन सभी के लिए ऐसा ही होगा, सभी में अगर हम इसको ऐड करेंगे तो, यानी कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर डायमेंशन में इसका कोई रोल नहीं रहेगा, तो इसे हटा सकते हैं हम। तो यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे तो आपके पास में जो वैल्यूएबल जो रियल वेक्टर है वो 5 है। तो यहाँ पर आपके पास में जो डायमेंशन हो जाएगी सब स्पेस की वो हो जाएगी 5। चलते हैं हमारी अगली प्रॉब्लम पे। अगली प्रॉब्लम में यहाँ पर जो है फूरियर सीरीज से क्वेश्चन जो है वो कुछ तरीके से है कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो 1 है। अगर आपके पास में एक्स की वैल्यू 0 to पाई के बीच में वेरी कर रही है और फंक्शन की वैल्यू 0 है, जब आपके पास में वैल्यू जो है एक्स की वो नेगेटिव पाई टू 0 के बीच में वैल्यू वेरी कर रही है, ठीक है। और हमें यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 0 पे में जो है फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं यहाँ पर करने के लिए क्वेश्चन को, तो इसको हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो आपके पास में जो फंक्शन जो रहेगा उसको फॉर्मूला जो है हमारे पास में एफ एक्स को निकालने का वो है एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 summation for n is equal to 1 to infinity and a n cos nx and b n sin nx। ये हमारे पास में फॉर्मूला है फंक्शन को निकालने का। और सबसे पहले हम यहाँ पर जो है ए नोट की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए नोट के लिए फॉर्मूला रहेगा 1/पाई नेगेटिव पाई टू पाई, ये आपके पास में लिमिट है, दिखाई दे रहा है आपको, पाई और नेगेटिव पाई ये लिमिट है आपके पास में। और यहाँ पर वैल्यू आती है फंक्शन की, फंक्शन इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देन वैल्यू इज इक्वल टू 1/पाई। और यहाँ पर देख सकते हैं आप नेगेटिव पाई टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 है, सो लिमिट आपके पास में यहाँ पर 0 to पाई हो जाएगी और फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास में 1 एक्स, देन लिमिट पुट कर देंगे हम 0 to पाई एंड डिवाइडेड बाई पाई, सो वैल्यू विल बी पाई/पाई इट इज इक्वल टू 1। सो अगर आप इसी फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करते हैं देन वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1/2। अब फाइंड करते हैं यहाँ पर an की वैल्यू, देन an के लिए फॉर्मूला 1/पाई। देखिए नेगेटिव पाई टू 0 आपके नेगेटिव पाई टू पाई रहेगा यहाँ पर, बट नेगेटिव पाई टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 है, इसको हम बाद में हटा देंगे। फॉर्मूला रहेगा आपके पास में एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। सो फंक्शन की वैल्यू 1 है और लिमिट आपके पास में 0 to पाई हो जाएगी, यहाँ पर 1/पाई डिवाइड में रहेगा एंड आपके पास में यहाँ पर बच गया ओनली कॉस ऑफ एन एक्स। इसका यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे, देन वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एन एक्स एंड डिवाइड में एन, क्योंकि यहाँ पर एन एक्स का हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करके यहाँ पर इसको डिवाइड में लगाएंगे, लिमिट 0 to पाई। तो पाई पर ही फंक्शन जो है हमें साइन जो 0 वैल्यू देगा और 0 पर भी 0 वैल्यू देगा, यानी कि रिजल्टेंट यहाँ पर 0 आ गया, यानी कि ये टर्म यहाँ पर वैनिश हो गई, इसकी वैल्यू 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यानी 1/2 हमारा जो अब तक जो आंसर है। बात करते हैं हम bn के लिए, तो bn की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी सिमिलरली यहाँ पर आपके पास में 1/पाई नेगेटिव पाई टू पाई लिमिट फंक्शन एंड देन साइन एन एक्स इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सो 1/पाई और लिमिट यहाँ पर हो जाएगी 0 to पाई, फंक्शन की वैल्यू 1 है 0 to पाई के लिए, और यहाँ पर है कोस एन एक्स। सो कोस की जो आपके पास में इंटीग्रेशन की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी ये आपके पास में साइन है, तो साइन की इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव ऑफ कोस एन एक्स एंड डिवाइड में एन, अगर यहाँ पर इसका हम डिफरेंशिएट करके डिवाइड लगाते हैं तो एंड लिमिट 0 to पाई। तो अगर हम वैल्यू पुट करते हैं देन -1/n पाई, और जब हम यहाँ पर पाई वैल्यू पुट करते हैं देन वैल्यू हो जाएगी cos ऑफ n पाई एंड 0 पर आपके पास में फंक्शन जो है वैल्यू 1 देगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। cos ऑफ n पाई को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, cos ऑफ n पाई को हम यहाँ पर लिखेंगे -1 एंड इट्स होल पावर n -1। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो n की इवन वैल्यूज़ हैं उनके लिए वैल्यू हमें यहाँ पर जो है मिलेगी, सॉरी n की इवन वैल्यू अगर होगी तो जो आपके पास में -1 की पावर n है इसकी वैल्यू यहाँ पर जो है 1 आएगी और ये वाला जो ब्रैकेट है 0 हो जाएगा। तो आपके पास में n इज इक्वल टू इवन के लिए वैल्यू नहीं मिलेगी, n इज इक्वल टू ओड जब आप यहाँ पर पुट करते हैं, यानी कि 1 3 5
देन यहाँ पर -1 मिलेगा एंड माइनस माइनस आपके पास में पॉजिटिव होकर वैल्यू मिलेगी आपको फाइनली 2/n पाई। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो वैल्यू आपके पास में आ जाएगी bn की 2/n पाई एंड यहाँ पर हमें गिवन है sin nx। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में साफ गिवन है x इक्वल टू 0 पे वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर देते हैं देन साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड फाइनली आपके पास में आंसर आएगा 1/2। तो 1/2 जो है इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो ऑप्शन डी जो है हमारे पास में राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लाप्लास ट्रांसफॉर्म से है। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इज गिवन बाय fs देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ df बाई dt। तो यहाँ पर हमें गिवन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन f ऑफ t का f ऑफ s, हमें यहाँ पर फाइंड करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f प्राइम ऑफ t का। तो इसका बहुत ही सिंपल सा हमने मेथड निकाला था। जितने टाइम हमारे पास में डिफरेंशिएशन में गिवन है उसकी पावर s की पावर उतनी लिख देते हैं, यानी कि s की पावर 1 आएगी एंड f ऑफ s f ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस f ऑफ 0। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपके पास में जो राइट जो आंसर है। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम के लिए आप हमारा जो लेक्चर है जो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में बनाया है हमने, उसको आप जरूर देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज ऑलवेज सुप्रेस्ड ड्यू टू द फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन, यानी कि आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन की वजह से इसकी वैल्यू कम हो जाती है। एलिवेटेड ड्यू टू फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन, इसकी वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन की वजह से जो है बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सुप्रेस्ड ड्यू टू द सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन, यानी कि सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन से इसकी वैल्यू कम हो जाती है। एंड एलिवेटेड ड्यू टू सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन, सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन की वजह से इसकी वैल्यू कम हो जाती है। देखिए फ्रेंड, मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हमने सेकंड ऑर्डर करेक्शन किया था परटर्बेशन थ्योरी में, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम सेकंड ऑर्डर करेक्शन फाइंड करते हैं एनर्जी में तो इसकी वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव आती है। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो भी रही होगी, जब भी सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन आएगा तो इसके अंदर से कुछ वैल्यू को कम कर दिया जाएगा सेकंड ऑर्डर करेक्शन के द्वारा। ठीक है, यानी कि सेकंड ऑर्डर करेक्शन ग्राउंड स्टेट एनर्जी को हमेशा और हमेशा क्या करेगा, सुप्रेस्ड करेगा, यानी कि कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ 3 डायमेंशनल स्क्वायर वेल पोटेंशियल इन क्वांटम मैकेनिक्स, हमें 3 डायमेंशनल जो है स्क्वायर वेल पोटेंशियल गिवन है। और पोटेंशियल वेल कुछ इस तरीके से है कि v इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v नॉट है फॉर r जो आपके पास में 0 to a के लिए, यानी कि कुछ इस तरीके से, यानी कि ये आपके पास में नेगेटिव ऑफ v नॉट है, r इज इक्वल टू 0 यहाँ पर ले लिया हमने और r इज इक्वल टू a हमने यहाँ पर ले लिया यहाँ पर, और पोटेंशियल की वैल्यू 0 है फॉर r इज ग्रेटर देन a के लिए। ठीक है, तो ये बोल रहा है हमें क्वेश्चन में, ऑप्शन हमें दे रखे हैं द बाउंड स्टेट एग्जिस्ट ओनली इफ द पोटेंशियल इज सफिशिएंटली डीप। बाउंड स्टेट ओनली एग्जिस्ट करेगी जब अगर पोटेंशियल जो सफिशिएंटली डीप होगा। ठीक है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। देयर ऑलवेज एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 बाउंड स्टेट, देयर ऑलवेज एटलीस्ट 3 बाउंड स्टेट, द बाउंड स्टेट वेव फंक्शन हैज प्रॉपर्टी साई इज इक्वल टू 0 एट r इज इक्वल टू 0। बिल्कुल फ्रेंड, ऑप्शन डी इज ओवर राइट आंसर, बिकॉज हम जानते हैं कि जो आपके पास में क्वांटम में जो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होते हैं उनके लिए ये कंडीशन होती है कि बाउंड्री वैल्यूज पर फंक्शन जो होगा वो आपके पास में 0 होगा। यानी कि फंक्शन की वैल्यू अगर आप बाउंड्री आपके पास में r इज इक्वल टू a ले रहे हो आप, या r इज इक्वल टू आप 0 ले रहे हो, दोनों ही के लिए यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। सो ऑप्शन डी जो हमारे पास में इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। आगे भी हम इससे रिलेटेड जो है इस पेपर से रिलेटेड आगे के क्वेश्चंस को हम जो आगे आने वाली वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।